हाय, मेरा नाम है अनन्या और मेरी उम्र अभी सिर्फ 13 साल की है। लेकिन मेरी जिंदगी की कहानी बहुत रोचक और मजेदार है। एक इंसान जिसके पास उसका खुद का घर तक नहीं था, वो मुझे गोद ले लेता है और मुझसे उस दिन का इंतजार तक नहीं हो रहा था जिस दिन मैं उन्हें पापा कहकर बुला सकूं। आप मेरी कहानी सुनकर हैरान जरूर होंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है, और जब आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगे तब आपको महसूस होगा कि मेरी जिंदगी की कहानी कितनी दुख भरी लेकिन मजेदार है। मुझे अपने सगे पापा के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने उन्हें कभी देखा तक भी नहीं। और जब मेरी उम्र सिर्फ 8 साल की थी तब मेरी माँ की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और तभी से मुझे काफी अकेलापन महसूस होने लगा था। और मैं मेरी जिंदगी की इस कहानी में मेरे सगे माता पिता के बारे में कुछ नहीं बताने वाली, क्योंकि उनके बारे में सिर्फ बात करने से भी मुझे बहुत दुख महसूस होने लगता है। जब मेरी उम्र सिर्फ 8 साल की थी तभी मैं अनाथ हो गई थी और मेरे परिवार और रिश्तेदारों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे रखने के लिए थोड़ी जगह दे दे और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दे सके। तभी मुझे रहने के लिए एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। दुनिया के बहुत से अमीर लोग अनाथ आश्रम को बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं मानते, लेकिन मैं और मेरे साथ रहने वाले काफी सारे अनाथ बच्चे हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहते और हमेशा खुशी खुशी अपना समय व्यतीत करते। जरा सोच कर देखिए कितना अच्छा लगता है जब काफी सारे बच्चे एक साथ रहते हों और पूरे दिन एक साथ खेलते भी हों। अनाथ आश्रम में एक स्कूल भी था जहां हम सभी बच्चे एक साथ पढ़ाई करने भी जाते थे। शायद हम सभी का एक दूसरे के लिए प्यार भी एक जैसा ही था, क्योंकि हम सभी वहां अनाथ आश्रम में एक ही वजह से रह रहे थे। अनाथ आश्रम में समय समय पर बहुत से अच्छे लोग आते और हमारी जरूरतों के हिसाब से हमारा ध्यान रखते, और कभी कभी तो कोई अमीर इंसान, खुले दिल वाला इंसान आकर हमें अच्छे और नए कपड़े भी दिला कर जाता। हम सभी की जिंदगी अनाथ आश्रम में काफी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन हम में से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें अभी भी उनके माता पिता की जरूरत थी। वो चाहते थे कि कोई आए और उन्हें गोद लेकर चला जाए और अपने घर में उनको एक बच्चे की तरह प्यार करे, उनका ध्यान रखे। हर दिन हम सभी इसी सपने के साथ सोते और हर दिन इसी सपने के साथ उठ जाते। जस्ट इमेजिन, एक परिवार आता है, हम में से कुछ बच्चों से मिलता है और किसी एक बच्चे को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। हर महीने में 4 या 5 बच्चे ही ऐसे होते थे जो अपने नई परिवार के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते थे। और हर महीने हम में से काफी सारे बच्चों को नया परिवार और नई जिंदगी मिलने की उम्मीद टूट जाती थी, और वो बच्चा जिसे गोद ले लिया जाता है, बाकी के सभी बच्चे उससे जलने लगते थे। क्या आप जानते हैं हमारी इस जलन के पीछे की असल वजह क्या होती है? हमारी जलन की असली वजह होती थी कि अब उस बच्चे को 2 ऐसे इंसान मिल जाते हैं जिसे वो अपने माता पिता कहकर बुला सकता है। आप लोगों में से किसी ने अपने जिंदगी के अगर कुछ दिनों भी अनाथ आश्रम में बिताए हों तो एक बच्चे की जिंदगी में इन 2 वर्ड्स का मतलब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक दिन जब मैं 12 साल की हो चुकी थी, आखिरकार मेरी जिंदगी में भी वो दिन आ ही गया जब मुझे कोई गोद लेने वाला था। जब मुझे पता चला कि मुझे कोई गोद लेने वाला है तब मैं लगभग 1 हफ्ते तक सोई ही नहीं। मैं मन ही मन में उस पल के सपने लेने लगी थी जिस पल मैं किसी को माँ और पापा कहकर बुला सकूं। लेकिन जो मुझे गोद लेने वाला था वो कोई परिवार नहीं बल्कि एक अकेली औरत थी जो एक रिटायर्ड जज थी। हर रविवार परिवार वाले बच्चों को अपने साथ लेकर जाने के लिए आते थे। अगले रविवार के दिन मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि उस दिन मेरी नई माँ मुझे लेने आने वाली थी। रविवार के दिन सुबह का नाश्ता करने के बाद मैंने अपने सभी दोस्तों और वहां रहने वाले सभी लोगों को अलविदा कह दिया। लेकिन मेरी नई माँ मुझे लेने के लिए 1 घंटा लेट पहुंची, और जब मैं उनके साथ जा रही थी तब मैंने सोचा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। लेकिन मेरी ये खुशी हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं टिकने वाली थी। जिसने मुझे गोद लिया था उनका नाम था मिस रूबीना, और जब मैंने पहली बार उनसे बात की तब उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे माँ कहकर नहीं बुलाओगी, बल्कि आज से तुम मुझे मिस रूबीना कहकर बुलाओगी। उस दिन मैं रात को सोने के लिए अपने रूम में लेट गई और सुबह लेट उठी, और मुझे लगता था कि जब मैं उठूंगी तब मुझे सुबह का नाश्ता तैयार मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मुझे एहसास हुआ कि उन्हें कोई बच्चा नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें तो एक नौकरानी की जरूरत थी जिसे वो छोटी उम्र में ही ट्रेंड कर सकें। उन्होंने किसी स्कूल में मेरा एडमिशन तक नहीं करवाया, जो कि गोद लेने की शर्तों के खिलाफ था। वो मुझे घर से बाहर तक नहीं जाने देती थी। इस वजह से मैं उनकी पुलिस में भी शिकायत नहीं कर सकती थी। मेरा पूरा दिन उनके घर में काम करने में ही बीत जाता था, लेकिन वो मेरे काम से कभी खुश नहीं होती। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर
चिल्लाने का मौका चाहिए होता था। और अब मुझे अनाथ आश्रम की याद आने लगी। मैं हर रात घर के एक कोने में बैठकर रोने लगी। लगभग 7-8 महीने तक ऐसा ही चलता रहा और मुझे एहसास हो चुका था कि अब मुझे इस घर में और नहीं रहना चाहिए। लेकिन घर से भाग जाने की बात मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। मिस रूबीना हमेशा घर के दरवाजों पर ताला लगा कर रखती थी, जिससे मैं कहीं निकलकर बाहर ना जा सकूं। एक दिन मिस रूबीना काफी दुखी दिखाई दे रही थी और वो रोते रोते शैंपेन पी रही थी। 7-8 महीनों में ऐसा पहला दिन था जब उन्होंने मुझसे एक आम इंसान की तरह बात की। उन्होंने मुझे सामने सोफे पर बैठने को बोला। मैंने वैसा ही किया। उस दिन उसके पति की बरसी थी। उन्होंने मुझे अपने पति के बारे में सब कुछ बताया, क्योंकि वो अपना दुख किसी के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि उनके जैसी मतलबी औरत किसी को इतना प्यार कैसे कर सकती है। वो रोते रोते बोल रही थी और साथ में शराब भी पी रही थी। वो काफी नशे में थी और वो मुझे अपनी कहानी बताते बताते ही सो गई। ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका था। मैं उनके रूम में से गई। वहां से मैंने दरवाजे की चाबी उठाई और घर छोड़कर भाग गई। मैं बिना कुछ सोचे समझे तब तक चलती रही जब तक सूरज आसमान में नहीं जा पहुंचा। मैं काफी थक चुकी थी। तभी मुझे एक सामने बेंच दिखाई दिया। उस पर जाकर मैं ऐसे सोई जैसे वो मेरा खुद का बेड हो। और जब मैं उठी तब एक औरत मेरे जूते उतार रही थी, जिसके कपड़े बहुत गंदे और फटे हुए थे। उसने पहले से ही मेरा एक जूता उतार लिया था और अब दूसरा जूता उतारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं उससे अपना पैर छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने मेरा पैर काफी कसकर पकड़ा हुआ था। और तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बच्ची का पैर छोड़ो। जैसे मैंने देखा, पीछे एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े भी काफी गंदे और फटे हुए थे। वो हमारे पास आते आते बोल रहा था कि बच्ची क्या पहनेगी अगर तुम उसके जूते उतार लोगी तो। उन्होंने बोला कि देखो, ये बच्ची भी हमारी तरह है, सड़क पर ही तो सो रही है। तभी उस औरत ने मेरे जूते वापस किए और मुझे जाने दिया। कुछ इस तरह मेरी मुलाकात रमन नाम के उस आदमी से हुई। ये मेरी जिंदगी का पहला दिन था जब मैं किसी बेघर इंसान से बात कर रही थी। वो पिछले 9 सालों से सड़क पर रह रहे थे और उनकी जिंदगी की कहानी भी मेरी तरह काफी दुख भरी थी। 9 साल पहले उन्होंने अपनी 2 बेटी और अपनी पत्नी को ट्रेन एक्सीडेंट में खो दिया। इस हादसे के बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, जिसके बाद वो कभी कोई काम नहीं कर पाए। उन्होंने अपने काम पर जाना भी छोड़ दिया। वो पूरा दिन घर के एक अंधेरे कमरे में बिता देते थे, जिसके बाद उन पर कर्ज बढ़ता गया, जिस वजह से उन्हें घर भी बेचना पड़ा और सड़कों पर रहने लगे। वो सच में काफी अच्छे इंसान थे और काफी मजाकिया भी थे। वो समय समय पर मुझे हंसाते रहते और मैं उनके साथ काफी खुश भी थी। मैंने उनके साथ सड़कों पर रहना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मेरी कहानी सुनी तब वो मुझे वापस अनाथ आश्रम भेजना चाहते थे। तब मैंने उनसे कहा कि मिस रूबीना वहां मुझे वापस आकर ले जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। पुलिस में उनकी शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक जज है और सभी उन पर विश्वास करेंगे। तब उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकती हो और हम तुम्हारे लिए। लेकिन मैं उनसे अलग नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे सड़क पर रहने के सारे नियम सिखा दिए। उन्होंने मुझे बताया कि अगर सड़कों पर रहना है तो तुम्हारे कपड़े पुराने और गंदे होने चाहिए, मुंह भी साफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरे इंसान को कोई पैसे दान में नहीं देता। जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने अपना मुंह और कपड़े उतने गंदे कर लिए जितने मैं कर सकती थी। कुछ भी खाने से पहले हमें सड़कों पर भीख मांगकर पैसे इकट्ठा करने पड़ते थे। जब हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाते, हम उन पैसों से खाना खरीद कर खा लेते। एक दिन जब हमारे पास खाना खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा हो चुके थे, तब हम एक बेकरी में गए। लेकिन हर दुकान का मालिक हम लोगों से जल्दी से छुटकारा पाना चाहता था, ताकि हम आने वाले दूसरे ग्राहकों को परेशान न कर सके। लेकिन उस दिन बेकरी पर जो औरत खड़ी थी, वो बहुत अच्छी औरत थी। उसने हमारे अंदर जाते ही हमें गुड मॉर्निंग भी विश किया। उस औरत ने मुझे बोला कि आज तुम्हारे लिए काफी अच्छा दिन है, क्योंकि आज बेकरी पर लड़कियों के लिए सब कुछ फ्री है। तभी रमन ने मुझे बोला कि आज तो हमारे पास पैसा है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस दिन हमारे पास पैसा ना हो तब बच्ची को खाना फ्री में मिल जाए। वो पैसा देने ही वाले थे कि इतने में पीछे से एक आवाज सुनाई दी। देखने के लिए हम पीछे मुड़े तो एक बूढ़ा इंसान नीचे गिरा हुआ था। उस औरत ने जल्दी से अपना फोन निकाला। इतने में ही रमन ने उस बूढ़े आदमी के पास बैठकर उनकी छाती को दोनों हाथों से दबाया। तभी उस औरत ने बोला कि तुम पीछे हटो और इन्हें हाथ मत लगाओ, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, डॉक्टर ही आकर इनका इलाज करेंगे। रमन ने बोला कि मैं भी एक डॉक्टर हूं और इनकी पल्स 20 के आसपास चल रही हैं। हम लोग एम्बुलेंस का इंतजार नहीं कर सकते, हमें अभी कुछ करना होगा। वो बूढ़ा आदमी बहुत किस्मत वाला था कि उसे समय रहते रमन वहां मौजूद मिला। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया था कि आखिर वो पहले काम क्या करते थे। मैं ये सुनकर काफी हैरान हुई कि वो पहले एक डॉक्टर थे। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में मुझे सब कुछ बताया। एक दिन उन्हें सर्जरी के लिए किसी दूसरे शहर में जाना था और उस दिन इनका जन्मदिन भी था।
तभी उनकी पत्नी और दोनों बेटी उन्हें सरप्राइज पार्टी देने के लिए ट्रेन में उनके साथ जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और उस हादसे में रमन के अलावा तीनों की मौत हो गई। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। उस दिन बेकरी पर जो औरत हमें वहां मिली थी उसका नाम था गिनी, और वो भी रमन की तरह काफी मजाकिया थी। वो शहर में अपनी माँ के साथ रहती थी। उन्होंने बोला कि वो हम दोनों को डिनर पर बुलाना चाहती है, लेकिन उनकी माँ को ये अच्छा नहीं लगेगा कि दो बेघर लोग उनके घर खाना खाने आए हैं। हम तीनों वहां हंसने लगे और खाना लेकर बेकरी से बाहर चले गए। अगले दिन रविवार था और हम सभी ने पास ही में एक पार्क में पिकनिक पर जाने का फैसला किया। हम लोगों ने उस दिन किसी आम दिन से ज्यादा देर तक सड़कों पर भीख मांगी ताकि हम पिकनिक पर सारा सामान खरीद सके। जब गिनी को टाइम मिलता हम तीनों घूमने चले जाते और साथ ही हंसी मजाक करते रहते। ऐसे ही दिन बीतते गए। तभी गिनी और रमन की दोस्ती गहरी होती गई। अब जरा सोचिए, कमेंट में बताइए कि इसके बाद क्या हुआ होगा। रमन और गिनी को एक दूसरे से प्यार होने लगा। एक दिन मजाक में गिनी ने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि बेकरी बंद करके तुम लोगों के साथ सड़क पर ही रहने लगूं। तभी रमन ने कहा कि तुम ऐसा नहीं करोगी, इस काम में काफी मुश्किलें हैं। तुम्हें हमारे जैसा इंसान बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तुम्हारे जैसा बन जाना चाहिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ नहाना और अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है। यहीं से हम तीनों की जिंदगी बदल गई। अब हम सब साथ रहने लगे। हमारे पास हमारे भविष्य के काफी सारे प्लान्स थे, लेकिन सबसे पहले प्लान तो यही था कि गिनी और रमन शादी कर लें, तभी वो दोनों मुझे कानूनी तौर पर गोद ले सकते थे। इसके बाद मैं दोनों को माँ और पापा बोल सकती थी। दोनों ने शादी की और मुझे गोद ले लिया, तभी मुझे दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता मिल गए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको अपनी कहानी मुझे बतानी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे जरूर मैसेज करें। मैं आप सभी के रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।